जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12th का जो आपको 12 लेसन है, जिसका नाम है आपको औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य, उसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों देखिए, इससे पहले हम क्या किए थे कि इसी का जो ये लेसन है उसका हम लोग 2 क्लास किए थे, ठीक है ना। और आज जो इसका होगा वो आपको तीसरा क्लास होगा। तो देखिए, तो पहले क्लास में हम लोग क्या किए थे कि 1 से लेके आपको 15 तक के जो प्रश्न था उसका एनालिसिस किए थे। दूसरे में आपको 16 से लेकर और आपको क्या है कि 40 तक के जो प्रश्न है उसका एनालिसिस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको 41 से लेके 60 तक के जो प्रश्न है ना उसका एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप पहले 2 क्लास को नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप वहां से दोनों क्लास को देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, तो साथियों आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। ऑप्शन देखिए, ये दे रहा इब्न बतूता, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद है आपको अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आपके सम्मान में क्या किया था कि कुतुब मीनार की नींव जो है वो आपको डाली थी। तो ये जो कुतुब मीनार की नींव है कब डाली गई थी, तो 1199 ईस्वी में, और यह आपको 1220 में बनकर तैयार होता है। यानी कि कुतुब मीनार के निर्माण में जो है आपको टोटल जो है वो आपको 21 वर्ष लगता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये जो नींव डाला था वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसका निर्माण कार्य जो पूर्ण कराया था इसका दामाद, जिसका नाम था आपको इल्तुतमिश। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था, तुम क्या कहेंगे, इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि इल्तुतमिश का शासनकाल क्या है, तो यह आपको 1211 से 1236 जो है इल्तुतमिश का शासनकाल है। मतलब यह हुआ कि दिल्ली सल्तनत का यह क्या था, वास्तविक संस्थापक था, ठीक है ना। और इसी ने इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था। और इसके मरम्मत की अगर बात आएगी तो इसमें फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका क्या किया था कि आपको मरम्मत करवाया था। तो साथियों एक चीज और याद रखिएगा, ये जो कुतुब मीनार है इसे यूनेस्को की विरासत सूची में 1993 में क्या किया गया था कि आपको शामिल किया गया था। तो फिर यहाँ से आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं क्या कि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो आपको कितनी है। तो साथियों कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो आपको 72.5 मीटर, या इसी को आप फुट में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 233 फुट। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे। देखिए, फिर इसमें और भी लोगों का नाम दिया हुआ है, इब्न बतूता। था देखिए, यह आपको मोरक्को का यात्री था और इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है रेहला, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो यह आपको बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए, इसके अलावा घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू करने के लिए क्या होता है कि आपको जाना जाता है। उसके बाद है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला सुल्तान थी। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम सुल्तान, तो भी आप कहेंगे रजिया सुल्तान। तो देखिए, तो रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240 तक जो है वो आपको दिल्ली की गद्दी पर जो थी वो आपको बैठी रही, और रजिया जो थी वो आपको इल्तुतमिश की बेटी थी। तो साथियों ये जो आपका प्रश्न है 1 नंबर प्रश्न, उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। 42 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, और आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक जो था वो आपको कौन था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन कह रहा है देवराय प्रथम, उसके बाद है आपको अच्युत राय, उसके बाद है कृष्णदेव राय, उसके बाद है आपको सदाशिव। तो साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो होती है वो आपको कब होती है। तो साथियों इस साम्राज्य की स्थापना जो होती है 1336 ईस्वी में, और इसके जो संस्थापक होते हैं वो आपको कौन होते हैं, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई होते हैं। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आपको 4 राजवंश जो होते हैं वो आपको शासन करते हैं। तो देखिए, तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले जो राजवंश है वह कौन कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा एक लाइन और जान लीजिएगा इसके संस्थापक के बारे में, और संस्थापक जब जान ही लेंगे तो थोड़ा सा इसके क्या है कि शासनकाल जो है उस शासनकाल को भी क्या करेंगे कि आपको जान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखिए, तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो शासन किया था वो कौन वंश किया था ये हम पहले जानते हैं। तो वह किया था आपको संगम वंश, क्योंकि हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे इस वंश का नाम ही रखा था संगम वंश। दूसरा वंश जो है वो आपको कौन है, तो वह है आपको शालू वंश।
उसके बाद तीसरा जो है वो आपको कौन है, तो तीसरा वंश जो है वो है आपको टुलु वंश, और चौथा जो है कौन है, तो कहेंगे आपको आरबीडू वंश। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे क्या, कि संगम वंश के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे, ये भी तो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, तो संगम वंश के जो संस्थापक थे वो आपको हरियर और बुक्का थे। हरियर और बुक्का दोनों जो था आपस में क्या था कि आपको भाई था। उसके बाद सालू वंश के संस्थापक जो है वो आपको नरसी सालू है। उसके बाद साथियों अगला जो है वो है आपको तुलु वंश। तो देखिए, तो तुलु वंश के संस्थापक जो है वो आपको वीर नरसिंह है। और लास्ट जो है चौथा वंश अरविडु वंश, इसके संस्थापक जो है वो आपको तिरुमल है, या कहीं कहीं तिरुमाल भी इसका नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए, अब इन वंशों का आपको क्या है कि शासनकाल भी जान लेना है। पूछा जाएगा ना कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो है आपको संगम वंश कब तक शासन किया, सालू वंश कब तक शासन किया, तुलु वंश कब तक शासन किया, अरविडु वंश कब तक शासन किया, ये सारी चीज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं कि सबका जो शासनकाल है वो कब से कब तक है, इसे जरा सा देख लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है संगम वंश। तो संगम वंश की स्थापना होती है 1336 में, और यह वंश आपको 1485 ईस्वी तक क्या करता है कि आपको शासन करता है। उसके बाद सालू वंश जो है वो आपको 1486 से 1505 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद है तुलु वंश 1505 से यह क्या करता है कि आपको 1570 तक जो है शासन करता है। उसके बाद है अरविडु वंश, ये आपको 1570 से कहीं कहीं आपको 1615 मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 1648 मिलते हैं, कहीं कहीं 1643 में, मतलब सॉरी क्या कहते हैं 1673 भी मिलेंगे, लेकिन अधिकांश बुकों में मैंने जो पढ़ा है वो आपको 1648 पढ़ा है, ठीक है ना। ये मेरा व्यक्तिगत ये जो है हम ये चीजें बता रहे हैं, आप उससे अपने अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप उसे देख लीजिएगा, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ना क्या कृष्णदेवराय, तो वह कृष्णदेवराय जो थे ना वो आपको किस वंश के थे, ये भी तो पूछे जाएंगे। तो यह थे आपको तुलु वंश के। किस वंश के थे, तुलु वंश के। और विजयनगर के ये सबसे महान राजा जो है वो आपको हुए। इन्होंने तेलुगु राजनीति पर एक पुस्तक लिखे थे जिनका नाम है आपको अमुक्त मालयाद। इसके अलावा संस्कृत ग्रंथ लिखे थे जावंती कल्याणम। और साथियों एक चीज याद रखिएगा, ये जो इसी साल 20 जुलाई 2023 को जो बिहार कहते हैं कि जो आपको सीजीएल का एग्जाम हुआ था, एसएससी सीजीएल का, उसमें ये प्रश्न जो था आपको पूछा गया था, ठीक है ना, कि ये जो अमुक्त माल्याद है किस पर आधारित पुस्तक है, तो यह आपको राजनीति पर आधारित क्या है कि आपको पुस्तक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कृष्णदेवराय। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है कि देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, जस्ट अभी बताया। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो आपको हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, ठीक है ना। इसके आशीर्वाद से, यहाँ से एक नया चीज जान लीजिए। तो साथियों हरियर और बुक्का ने क्या किया था कि आपको विधारणय नामक संत के आशीर्वाद से क्या किया था कि आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपको हम्पी थी, और इस हम्पी को जो अवशेष है, ठीक है ना, उसको यूनेस्को ने अपने विरासत सूची में 1986 में क्या किया था कि आपको शामिल किया था। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या जानते हैं कि विजयनगर की जो आज पहचान है वो किस रूप में है, तो हम कहेंगे आपको हम्पी के अवशेष के रूप में। और हम्पी के अवशेष को यूनेस्को ने अपने विरासत सूची में कब शामिल किया था, तो आप कहोगे 1986 में। तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो साथियों 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए देवराय प्रथम, तो यह आपको किस वंश के थे जानते हैं, तो देवराय प्रथम जो थे वो आपको संगम वंश के थे। कृष्णदेवराय जो थे वो आपको किस वंश के थे जानते हैं, तो वो आपको टुलु वंश के थे। और सदाशिव जो थे, सदाशिव राय, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो सदाशिव राय जो है वो आपको क्या थे कि तुलु वंश के क्या थे कि आपको शासक थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। चलिए अब चलते हैं 44 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री जो था वो आपको कौन था। तो साथियों सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर जो आने वाला विदेशी यात्री था वो आपको निकोलो कोंटी था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि निकोलो कोंटी जो है वो आपको विजयनगर कब आया था। तो मेरे भाई निकोलो कोंटी विजयनगर जो आया था 1400 कितना में था आपको 20 में, कितना में आया था, तो यह देखिएगा 1420 में। और यह आपको 1422 ईस्वी तक रहा था, मतलब कि 2 वर्ष जो है वह आपको यहाँ पड़ा हुआ था। फिर यहाँ से एक बात आती है कि निकोलो कोंटी जो है वो आपको किस राजा के दरबार में आया था विजयनगर, तो यह आपको देवराय प्रथम के दरबार में जो है वो आपको आया था। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि विजयनगर आने वाला जो पहला यात्री था निकोलो कोंटी वो किसके दरबार में आया था, तो आप क्या कहोगे देवराय प्रथम। उसके बाद देखिए डेमिनगोस्पिस, तो यह जो है आपको
कृष्णदेव राय के दरबार में क्या था कि आपको आया हुआ था। तो यहाँ से एक बात आती है कि आपको ये जो डोमिंगोस पीस है, ठीक है ना, इसके अलावा आपको क्या है, फरनाओ नूनीज है, क्या है, नूनीज है, ठीक है ना, ये सब जो था वो आपको पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का यात्री था। तो देखिए, तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ का था, तो आपको पुर्तगाल का। इसके बाद ये भी जो है कहाँ का था, तो आपको पुर्तगाल का था। फिर है आपको अब्दुल रजाक, यह जो था आपको फारस का था, ठीक है ना। तो देखिए, डोमिंगोस पीस जो आया था कृष्णदेवराय के दरबार में, याद रखिएगा। अब्दुल रजाक जो है वो आपको क्या कहते हैं कि देवराय जो द्वितीय है उसके दरबार में क्या हुआ था कि आपको आया था। उसके बाद है फरनाओ नूनी जो है वो आपको अच्युत देवराय जो है उसके काल में क्या हुआ था कि विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो साथियों, 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न में। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। बार बार आपसे बोला जा रहा है, ठीक है ना, शर्माना नहीं भाई साहब, ठीक है। चलिए देखिए, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत में पुलिस का जनक जो है किसे कहा जाता है, क्या है, भारत में पुलिस का जनक किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन दे रहा है लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए, तो भारत में नागरिक सेवा का जो जनक है वो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल कब तक रहा था। तो साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से जो है वो आपको 1793 तक जो है वो आपको क्या रहा था, बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। और बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो श्रेय जाता है ना वो आपको किसको जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इतिहास में किस लिए जाना जाता है। तो मेरे भाई आप कहोगे अस्थायी बंदोबस्त के लिए। और अस्थायी बंदोबस्त इसने कब लागू किया था, 1793 में। इसके अलावा कॉर्नवालिस कोड भी जो है इसने क्या किया था कि आपको बनाया था। तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा कि कॉर्नवालिस कोड जो है वो आपको कब बना था। तो मेरे भाई कॉर्नवालिस कोड जो बना था ना वो आपको 1793 ईस्वी में, 1 मई 1793 को। तो आप इसको डेट के साथ भी याद रख सकते हैं। फिर यहाँ से स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो याद रख सकते हैं मुख्य रूप से बंगाल में, उसके बाद जो है आपको बिहार में, इसके बाद जो है आपको ओडिशा, यानी कि मुख्य रूप से इन्हीं 3 जगहों पे ये क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था, बंगाल, बिहार और ओडिशा में। चलिए आइए अब आगे चलते हैं, अगले गवर्नर जनरल पे थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे देखिए लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था जानते हैं कि आपको 1848 में क्या किया था कि राज्य हड़प नीति को शुरू किया था। और इसका जो गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में वो आपको 1848 से 1856 है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल बनकर भारत का कब आया था। तो 1848 में। कब तक शासन किया था, यानी इसका कार्यकाल क्या है, तो 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी जो है वो आपको इतिहास में किस लिए जाना जाता है, तो याद रखेंगे आपको राज्य हड़प नीति के लिए जो है वो आपको लॉर्ड डलहौजी जो है वो आपको जाना जाता है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था, तो कहेंगे लॉर्ड डलहौजी। इसी को कहते हैं हम लोग क्या जानते हैं, बेफकत का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। डलहौजी को हम लोग भारत में रेल, डाक और तार का क्या कहते हैं कि आपको जनक कहते हैं। उसके बाद है अगला देखिए लॉर्ड कर्जन। तो साथियों, लॉर्ड कर्जन के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि यह इतिहास में जो है बंगाल विभाजन के लिए जो होता है वो आपको जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको लॉर्ड कर्जन है। उसके बाद है लॉर्ड विलेजली। तो देखिए, तो लॉर्ड विलेजली जो है आपको क्या किया था कि भारत में सहायक संधि को शुरू किया था, इसलिए ये जाने जाते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में आएगा कि बताइए कि सहायक संधि किस बंगाली गवर्नर जनरल ने क्या किया था कि आपको शुरू किया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको लॉर्ड विलेजली। कब शुरू किया था, तो याद रखिएगा 1798 ईस्वी में, ठीक है ना। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था मेरे भाई वो आपको हैदराबाद था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्जाम में ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और इधर सहायक संधि जो है स्वीकार किया था हैदराबाद ने सबसे पहले, और डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत जो सबसे पहले मिलाया था वो आपको सतारा को मिलाया था। तो ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे कि राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको, सतारा को। और आपको सहायक संधि स्वीकार करने वाला अगर पहला राज्य पूछेगा वो आपको हैदराबाद हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं 45, इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको
सही हो जाएगा 45 का। तो यहाँ पे जो भी एनालिसिस करके आपको बताई गई है सबको अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि आपके कंपटीशन के एग्जाम में ये सारे चीज पूछे जाते हैं बड़ी बारीकी से। चलिए अब चलते हैं हम लोग 46 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक जो है किसे माना जाता है। तो साथियों अभी बताएं कि सिविल सेवा का जो जनक है भारत में वो आपको किसको माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी सबके बारे में हम तो बताए ही हुए, जिसके बारे में नहीं बताए हैं उनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, तो ये जो लॉर्ड इरविन है, ठीक है ना, तो इसने गांधी जी के साथ 5 मार्च 1931 को क्या करता है कि आपको दिल्ली में एक समझौता करता है, जिसे कहा जाता है आपको गांधी इरविन समझौता था। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो क्या कहोगे, 5 मार्च 1931 को। उसके बाद है वारेन हेस्टिंग्स, यह क्या था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे। तो साथियों बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो आपको वारेन हेस्टिंग्स था। और 1773 का जब आपको रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसी बंदे को प्रमोट करके क्या कर दिया गया जानते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए अपनी बेसिक काल में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। वह प्रेसिडेंसी कौन कौन हुआ करती थी इस पे थोड़ा सा बात करते थे। देखिए, तो एक सबसे पहले आपको मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक आपको बंगाल, और एक जो था आपको बम्बई प्रेसिडेंसी जो है आपको हुआ करती थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उस एक्ट के द्वारा ये जो देख रहे हैं बंगाल के गवर्नर, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले बंगाल में भी गवर्नर होता था, मद्रास में भी होता था, बम्बई में भी होता था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि ये जो देख रहे हैं बम्बई, ठीक है ना, और ये जो देख रहे हैं आप क्या मद्रास, इस दोनों गवर्नर का जो हेड है वो बंगाल वाले को बना दिया गया, इसलिए इसको कहा गया आपको क्या जानते हैं, गवर्नर जनरल। तो वही है आपको यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स जो है इसी एक्ट के तहत क्या होता है जानते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो आपको बनते हैं, ठीक है ना। तो अंतिम गवर्नर होते हैं और इसी को प्रमोट करके गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उसके बाद है लॉर्ड डॉफरिन, इसके बारे में याद रखेंगे। इसी के समय में क्या हुआ था कि कांग्रेस की जो है वो आपको स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, तो आप कहोगे डफरिन थे। तो साथियों 46 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 47 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है 47 नंबर प्रश्न। देखिए क्या रहा है कि भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय जो था वो आपको कौन था, आजादी के समय जो है पूछा जा रहा है। तो साथियों भारत की आजादी के समय जो भारत का वायसराय था वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का वायसराय जो है वो बनकर कब आया था। तो साथियों लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का वायसराय बनकर आपको 24 मार्च 1947 को जो है वो आपको आया था। इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल भी बनता है, ठीक है ना। क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया रहता है कि आपको दोनों राज्यों का क्या है कि आपको अलग अलग गवर्नर जो है जनरल हो सकते हैं अथवा एक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान जब बना तो उसका जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना बना। उसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये क्या थे कि भारत के वायसराय थे। उसके बाद आपको द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो आपको भारत के वायसराय थे। उसके बाद लॉर्ड वेवेल, ये 1943 में भारत का वायसराय बनकर आता है और एक अपनी योजना पेश करता है, ठीक है ना, ताकि भारत में जो है मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जो अंग्रेज सरकार के बीच में जो गतिरोध रहती है वो आपको समाप्त हो सके। तो इसी वेवेल योजना पर विचार करने के लिए क्या होता है 1945 में जो होता है शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है आपको शिमला सम्मेलन। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको बी नंबर ऑप्शन जो है आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो साथियों एक चीज याद रखिएगा कि ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है ये आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि कौन व्यक्ति भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होंगे तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि इनके बाद जो है ना गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जहां नहीं समझ में आए आपको बताना है, ठीक है ना। और थोड़ा लॉन्ग एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कंपटीशन में भी ये सारे चीजें होंगे वो आपको काम देंगे। तो चलिए साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कर रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए
कह रहा है कि सुएज नहर व्यापार हेतु जो है आपको कब खोली गई थी? तो साथियों सुएज नहर जो है व्यापार हेतु जो खोली गई थी वो आपको 1869 में। तो यहाँ से प्रश्न आएगी कि सुएज नहर है क्या? तो हम कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा, आपको क्या जानते हैं कि आपको व्यापारिक नहर है, जो आपको 10 वर्षों में बनकर क्या होता है कि आपको तैयार होता है। यानी कि 1859 में सुएज नहर बनना प्रारंभ होता है और 1869 ईस्वी में यह बनकर तैयार होता है। यानी कि टोटल इसके निर्माण अवधि जो कहेंगे वो आपको 10 वर्ष। फिर यहाँ से एक बात आती है कि सुएज नहर की जो लंबाई है वो आपको कितनी है, ये भी पूछा जाता है। तो साथियों सुएज नहर की जो लंबाई है वो आपको लगभग 193 किलोमीटर है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। और सुएज नहर जो है स्थल को काटकर बनाया गया है। तो यह जोड़ता किसे, ये भी पूछा जाएगा ना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सुएज नहर किसे जोड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि सुएज नहर जो है ना वो आपको भूमध्य सागर और साथ साथ जो है वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको लाल सागर, इस दोनों को जो है वो आपको जोड़ता है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि ये जो सुएज नहर है इसके उत्तरी छोर पर जो स्थित बंदरगाह है उसको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, तो सुएज नहर के जो उत्तरी छोर पर स्थित बंदरगाह है उसको हम लोग कहते हैं पोर्ट सईद। क्या कहते हैं? पोर्ट सईद। और दक्षिणी छोर पर जो स्थित बंदरगाह है साथियों उसको कहते हैं पोर्ट सुएज। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए पोर्ट सुएज, अब इस बात को समझिए कैसे। जैसे देखिए कि यह जो है आपको सुएज नहर है, क्या है? सुएज नहर है, ठीक है ना। ये क्या है? सुएज नहर है, जो कि आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करता है कि आपको जोता है, क्योंकि ये स्थल को काटकर ही बनाया गया था। तो देखिए, तो इसके उत्तरी छोर पर स्थित जो बंदरगाह है ना, यहाँ पर उसको हम लोग कहते हैं पोर्ट सईद, और दक्षिणी छोर पर जो स्थित बंदरगाह है उसको कहते हैं आपको पोर्ट सुएज, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो मेरे भाई सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण होता है ना वो आपको 1956 में होता है। और सुएज नहर पर जो एक अधिकार है वो किस देश का है? तो वो आपको मिस्र का है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे आप उसे बढ़िया से सॉल्व कर पाओगे। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वह आपको यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 49 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो साथियों वास्को डी गामा जो है वो आपको 17 मई 1498 को जो है वो आपको भारत पहुंचा था। अगर ऑप्शन में 17 मई 1498 नहीं रहे तो कहेंगे 20 मई 1498 को। और वास्को डी गामा जो होता है केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है, जहां इसका भव्य स्वागत जो होता है राजा जामोरिन के द्वारा जो होता है वो आपको किया जाता है। जब यह अपने देश स्वदेश लौटते हैं तो इसे उपहार में जामोरिन के द्वारा जो होता है वो आपको मसाला जो होता है गिफ्ट किया जाता है, जिसे यह क्या करता है कि आपको यूरोपीय बाजार में उतार देता है, उसे बेच देता है। और ज्ञात होता है इसे कि आने जाने का जो आपको कॉस्ट है उसे क्या है कि आपको काट कर भी हमें जो है आपको 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। इसके बाद ही जो होता है यूरोपीय के जो आपको व्यक्ति होते हैं भारत में जो होते हैं वो आपको मसाला का व्यापार करने के लिए क्या होता है कि आपको लालायित होते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि आपको कई सारी यूरोपीय कंपनियां जो होती है वो आपको भारत आती है, ठीक है ना। और इसमें जो सबसे ज्यादा सफलता मिलती है वो आपको अंग्रेजों को मिलती है। और अंग्रेजों के लगभग हम बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो होते हैं हम गुलाम बन जाते हैं। और लगभग 200 वर्षों तक जो होते हैं भारत आपको क्या होता है कि ब्रिटेन का जो उपनिवेश है वो आपको रहता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो वास्को डी गामा पहली बार 1498 में भारत आया था और दूसरी बार जो है ये आपको 1502 में क्या होता है कि आपको भारत आता है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर वास्को डी गामा किस देश का नाविक था? तो भाई मेरे वास्को डी गामा जो है ना वो आपको पुर्तगाल का क्या था कि आपको नाविक था। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो कभी दास व्यापार का सबसे बड़ा क्या है कि आपको केंद्र हुआ करता था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 50 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1600 ईस्वी में। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि सर और भी कंपनियां हैं जिसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए हम सारे कंपनी के बारे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बस आप इसे बढ़िया से देख लीजिए। देखिए तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो होगा वो हो जाएगा आपको यूरोपीय कंपनियां के स्थापना वर्ष, क्या है यूरोपीय कंपनियां एवं क्या कहेंगे उसके स्थापना वर्ष, यह आपका टॉपिक हो गया, ठीक है ना। और इसी टॉपिक के तहत आपको क्या करना है कि सभी कंपनी के बारे में जो है वो आपको जान लेना है, जो यहाँ पर आपको क्या किया कि कंपनी स्थापित करके व्यापार किया। तो देखिए तो ऐसे कंपनी में सबसे पहले हम बात करेंगे आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद जो है आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद है आपको क्या, सॉरी डच कह रहे हैं,
दूसरा नंबर में जो स्थापित हुआ था वो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपको स्थापित हुई थी। तो देखिए, तो दूसरा हो जाएगा ब्रिटिश। चलिए, उसके बाद तीसरा जो है वो आपको डच है। चौथा जो है वो आपको डेनिश है। उसके बाद जो है आपको पांचवा वो आपको क्या है जानते हैं, तो वो आपको फ्रांसीसी है। उसके बाद जो छठा है वो आपको स्वीडिश है। क्या है? स्वीडिश है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांस, स्वीडिश, ये सभी जो है आपको यूरोपीय कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार करने आई हुई थी, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा सफलता मिला ना वो आपको ब्रिटिश को मिला, ठीक है। क्योंकि सैन्य सैन्य यह व्यापारी वर्ग से जो होता है एक शासक वर्ग की ओर तब्दील हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में होती है। उसके बाद जो है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी डेनिश कहते हैं डच, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। डेनिश की स्थापना जो होती है 1616 ईस्वी में होती है। उसके बाद है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 में होती है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो होती है 1731 ईस्वी में। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 50 का जो सही आंसर होगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 51 में। 51 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक क्या कर रहा है कि आपको एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। तो देखिए, तो 1813 के जो चार्टर एक्ट अधिनियम है, इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई पादरियों को धर्म प्रचार प्रसार करने की क्या मिली, कि आपको अनुमति मिली। दूसरा चीज आप यह याद रखेंगे क्या कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में नहीं आया होगा कि व्यापारिक एकाधिकार जो है वो आपको क्या होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या है कि समझना है कि भारत के बारे में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो देखिए 1600 ईस्वी में, ठीक है ना। और जब 1600 ईस्वी में स्थापित होती है तो 1600 से लेके आपको क्या है कि 1813 एडी तक भारत में जो है केवल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि आपको ब्रिटेन की ओर से जो व्यापार किया वो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किया। कौन किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किया, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन 1813 में जो चार्टर एक्ट अधिनियम आता है साथियों, इस एक्ट के द्वारा क्या कहा जाता है, जैसे देखिए कि ये ब्रिटेन है और ये हमारा क्या है कि आपको भारत है। तो देखिए, तो 1600 से 1813 तक भारत में जो व्यापार किया था ब्रिटेन की ओर से केवल एक ही कंपनी, क्या है? एक ही कंपनी। लेकिन 1813 में जो अधिनियम आता है उस अधिनियम में कहा जाता है कि अब ब्रिटेन की ओर से अन्य कंपनियां भी भारत में क्या करेगी कि आपको व्यापार करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया, ठीक है ना। क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। मतलब एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि आपके सिवा दूसरा कोई नहीं, लेकिन इस एक्ट के द्वारा इसको क्या कर लिया गया कि आपको छीन लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जाए आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ना साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न में। 52 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो था कौन था, यह भी बताए थे, वास्को डी गामा, जो कि कहाँ का था? तो कहेंगे आपको पुर्तगाल का, ठीक है ना। उसके बाद कोलंबस जो है वो आपको स्पेन का था और इसने क्या किया था कि आपको नई दुनिया अर्थात अमेरिका का जो है वो आपको खोज किया था। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न है आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो देखिए, तो नई दुनिया की खोज होती है कब? 1492 ईस्वी में, ठीक है ना। और यूरोप से भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज होती है कब? तो आपको वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में। तो जैसा प्रश्न पूछा जाएगा ना आपको उसी हिसाब से क्या करना है कि आपको आंसर देना है। तो साथियों 52 का जो सही आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वो आपको यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलो 53 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? थोड़ा देर पहले बताए थे। देखिए ऑप्शन कह रहा है 1904, है ना। देखिए ऑप्शन बी में कह रहा है 1906, ऑप्शन सी कह रहा है 1905 और ऑप्शन डी कह रहा है 1911। तो मेरे भाई ये जो आप देख रहे हो बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है ना, वो आपको 1905 में होती है, ठीक है ना। और कौन करता है बंगाल विभाजन की घोषणा? तो आपको लॉर्ड कर्जन करता है। तो यहाँ से एक बात और याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया जाता है, ये भी तो पूछा जाएगा। बंगाल विभाजन जो रद्द होता है वो आपको कब जानते हैं? 1911 में। इसको रद्द जो करते हैं वो आपको कौन करते हैं जानते हैं? तो साथियों इसको रद्द जो करते हैं वह आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, क्या है? लॉर्ड हार्डिंग क्या कहेंगे? तो आपको
द्वितीय, क्योंकि उस समय भारत के जो होते हैं ये आपको क्या होता है जानते हैं कि आपको वायसराय होते हैं। हालांकि दिल्ली दरबार के आयोजन में जो होता है बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना है। और दिल्ली दरबार का जो आयोजन करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, तो आपको ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जो होती है मेरी, वो करवाते हैं, ठीक है ना। आइए फिर यहाँ से एक बात है कि क्या जानते हैं कि 1904 में क्या हुआ था, तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन के समय में ही क्या हुआ था कि आपको पारित हुआ था। 1906 में जो है आपको देश की एक बहुत बड़ी सांप्रदायिक पार्टी मुस्लिम लीग का क्या होता है कि आपको उदय होता है। तो देखिए, तो यहाँ से जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो उस समय क्या हुआ था कि आपको एक नारा दिया गया था बंगाल विभाजन के दौरान ही कि आपको वंदे मातरम, बंगाल विभाजन जो है नहीं चाहिए। और इसी के बाद जो होता है स्वदेशी आंदोलन, इसी बंगाल विभाजन के बाद क्या होता है कि आपको शुरू किया जाता है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछे आप इसे देख लोगे। तो ये जो देख रहे हैं 53 नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, देखिए मतलब ये होगा। चलिए आगे 54 में कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो मेरे भाई ये जो देख रहे हैं आप गेटवे ऑफ इंडिया, यह जो है ना इंडो सारा सैनिक शैली का क्या है कि आपको उदाहरण है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तब, या इसके अलावे आपको होटल ताजमहल पूछे तब, यह सब जो है किसका उदाहरण है, तो कहेंगे आपको यानी कि इंडो सारा सैनिक शैली का। तो ये सब औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण का क्या था कि आपको स्टाइल था। तो इसे आप देख लेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपको कब बनकर तैयार होता है, तो ये भी जान लीजिए। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की नींव जो डाली जाती है 1911 में, और यह आपको 1924 में बनकर तैयार होता है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपको है कहाँ, तो वो आपको मुंबई में है, ठीक है ना। और गेटवे ऑफ इंडिया के जो वास्तुकार थे वो आपको कौन थे, तो वे थे आपको जॉर्ज बिटेट थे। फिर यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया से एक प्रश्न आपके और आएंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया की जो नींव है किसके स्वागत में डाला गया था 1911 में, तो कहेंगे ब्रिटेन के जो राजा थे उसका नाम है आपको जॉर्ज पंचम। इसके अलावे उनकी जो आपको पत्नी थी मेरी, उन्हीं के स्वागत में क्या होता है कि आपको इसकी नींव जो होती है वो आपको डाली जाती है। आज भी देखते होगा कि हम लोगों के गांव में या आप लोगों के गांव में जब बारात आते हैं तो उसके स्वागत के लिए क्या होता है कि आपको गेट का निर्माण जो है वो आपको किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, नवगथिक शैली में बना हुआ खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह है आपको विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको अभी हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और विक्टोरिया टर्मिनस को 2004 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में क्या किया था कि आपको शामिल किया था। तो साथियों 54 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 55 में। 55 में क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। देखिए थोड़ी देर पहले बताए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है ना साथियों, वो आपको डफरिन के समय में होता है। किसके समय में होता है, लॉर्ड डफरिन के समय में, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस की स्थापना होती है कब, तो मेरे भाई कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है, ठीक है ना। और इसके संस्थापक होते हैं एओ ह्यूम। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वे आपको कौन बनाए जाते हैं, तो साथियों कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वे आपको कौन होते हैं, वे आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। प्रथम पार्टी अध्यक्ष कहेंगे दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस का जॉर्ज यूल। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष वह है आपको एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा आप उसे देख लीजिएगा। फिर यहाँ से लॉर्ड रिपन, इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में जानते होंगे, इसी ने क्या किया था कि आपको यानी कि 1919 के अधिनियम को प्रभाव में लाया था, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना है उसमें ये जो चेम्सफोर्ड थे वो आपको क्या थे, भारत के वायसराय थे। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देखना है। तो 55 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए 56 में साथियों, 56 में क्या करा है, 1911 को, ठीक है ना, यानी 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कर रहा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड विलिंगटन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, क्योंकि हार्डिंग द्वितीय जो था आपको 1910 से 1916 तक जो था वो आपको भारत का क्या था कि आपको वायसराय था। तो साथियों इसी के काल में क्या होता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 में, और इसी में घोषणा किया जाता है क्या कि भारत की जो राजधानी है उसको परिवर्तित करके जो है वो आपको क्या होगा, कलकत्ता से दिल्ली लाया जाएगा। और 1912 में दिल्ली को क्या कर दिया जाता है कि आपको राजधानी जो है आपको बना दिया जाता है। देखिए परिवर्तित किया जाता है 1911 में, राजधानी बनाया कब जाता है, तो आपको 1912 में।
उसके बाद और भी लोगों के बारे में आपको थोड़ा बहुत क्या करना है कि याद रखना है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके बारे में अभी बताए थे, ठीक है ना। उसका बाद लॉर्ड लिंटको, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये भारत के क्या थे कि आपको वायसराय थे, ठीक है ना। और इसने मतलब ये जो लॉर्ड लिंटको है, इसी ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि आपको अगस्त जो आपको प्रस्ताव होता है, इस अगस्त प्रस्ताव को वो क्या करता है कि आपको पेश करता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आप इसे बढ़िया से क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। जहां दिक्कत होगी आप कमेंट करके क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए साथियों आज के सेशन को रहने देते हैं, मिलेंगे फिर आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।